हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। फ्रेंड्स, अभी आपका बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो एसके झा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है बीएसएससी सीजीएल के लिए, उसी प्रैक्टिस सेट से हम अभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ से आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो स्टडी आवर लाइफ के नाम से है, साथ में आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और उस पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाता है। वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पहले प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। साथ में आपको मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन भी मिल जाएगा और वीडियो का डिस्कशन आपको, जीके जीएस का डिस्कशन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं प्रैक्टिस सेट मारना, वो जाके अपना ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को और प्रैक्टिस सेट वहाँ से लगा ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, पहला प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो है, ये जनजाति आपका अंडमान निकोबार की है। कहाँ की है? अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा जनजाति। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की जनजाति की, तो अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजाति जो है उसे भी याद रख लीजिए, हो सकता है मे भी एग्जाम में पूछा जाए। तो एक तो आपका डाफला हो जाएगा, मिसमी है, साथ में आपका सिंगफो है, सिंगफो, अबोर है, अपतानी है। ये पांचों जनजाति आपका अरुणाचल प्रदेश की है। रिपीट कर देते हैं हम, डाफला, मिसमी, सिंगफो, आबोर, अपतानी, ये 5 जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। फिर अगर हम मेघालय की अगर बात करें, तो मेघालय का आप सभी लोगों को याद होगा, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और दिमासा। ये गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, दिमासा, ये सभी जनजाति मेघालय की है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्किम की जनजाति की, तो लेप्चा, भूटिया, शेरपा, लिम्बू, ये सभी जनजाति सिक्किम की है। लेप्चा, भूटिया, शेरपा, लिम्बू। और साथ में एक चीज़ और याद रखिए, बिहार की जनजाति को भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बिहार का एग्जाम है, इसलिए बेंगा, असुर, खोंड, उराव, विरहोरा और एक और है बेजारा है शायद, हाँ इसी तरीके से कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो यही 4-5 जनजाति जो बिहार की है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। तो अभी गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर में है। 1912 में इसका स्थापना हुआ था। और अगर हम बात करें कि गन्ना के उत्पादन में प्रथम राज्य, तो वो उत्तर प्रदेश है गन्ना के उत्पादन में। अगर ओवरऑल पूरे देश में अगर हम बात करें ना, तो फर्स्ट स्थान पे गन्ना उत्पादन में देश ब्राज़ील है, लेकिन सेकेंड स्थान में अपना भारत है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 3 नंबर। कोयम्बटूर कहाँ पे है? कोयम्बटूर कर्नाटक। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो देखिए उत्तरी पंचाल, जिन लोगों को महाजनपद याद होगा, उसमें हम लोग ने उसकी राजधानी को भी देखा था, याद होगा आप सभी को। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी की बात करें तो अहित छत्र है। कहाँ पे? अहित छत्र। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? तो इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। और इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में जो है इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन, मथुरा सभी लोग जानते हैं कहाँ पे पड़ता है। और आपका आ जाता है अहित छत्र, तो ये आपका यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीराचार्य। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां से कबीराचार्य के कहने पर जो शाहजहां था, उसने इसको क्या कर दिया था? इस कर को बंद कर दिया था। जो तीर्थ यात्रा पे कर लगाया जाता था उसको बंद कर दिया था। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां को कहे थे कबीराचार्य ने, और कबीराचार्य के नेतृत्व में इसे बंद कर दिया गया था। तो कबीराचार्य के कहने पर शाहजहां ने इसको समाप्त तो कर दिया था, लेकिन अकबर ने क्या किया था?
अकबर जो है वो 1563 ईस्वी में इसे समाप्त किया था इस कर को, और फिर इसे पुनः शाहजहां ने ही लगा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जो जड़ था वो कंधार था। क्या था? कंधार। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो पहला कथन है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। यही कथन आपका गलत है, क्योंकि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक रखा गया। क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया। वही अगर हम गोवा को दमन द्वीप, ये बिल्कुल करेक्ट है, गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया। बॉम्बे राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो ऑप्शन ए आपका गलत आंसर है, क्योंकि मैसूर राज्य का नाम जो है वो कर्नाटक हो गया, ना कि तमिलनाडु। ठीक है, अगर हम बात करें कि देश के स्वतंत्रता के बाद राज्यों को 1956 में भाषा और अन्य आधारों पर संगठित किया गया, और कन्नड़ भाषी जनता के लिए जो मैसूर राज्य बना वो 1975 तक मैसूर के पूर्व महाराज ही यहाँ गवर्नर रहे। ठीक है, मैसूर के जो पूर्व महाराज थे वही यहाँ के गवर्नर रहे थे। और लास्टली 1973 में मैसूर का नया नाम क्या पड़ा? कर्नाटक पड़ा। कब? 1973 में। ठीक है, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा आपको पता है कि पुर्तगाल के कब्जे में था बहुत दिनों तक, और गोवा पुर्तगाली से आज़ाद होकर 19 दिसंबर 1961 को, यानी कि 1961 को दमन द्वीप के साथ यूनियन टेरिटरी बना। क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। और बाद में 30 मई 1987 को गोवा जो है वो पूर्ण राज्य के रूप में अलग हो गया, और दमन द्वीप को अलग कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, कब? 30 मई 1987 को। वहीं अगर हम बात करें बॉम्बे राज्य एवं गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित का, तो बॉम्बे का पुनर्गठन जो है वो 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहले संघशासित प्रदेश की सूची में था। पहले कब? हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 को यूनियन टेरिटरी बना था। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। और लास्टली आपका 25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन गया, 18वें राज्य के रूप में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब 7 नंबर देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाता की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत कथन है। आपको असत्य कथन ही चुनना है, मतलब जो सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो निर्वाचन के लिए जो मतदाता की सूची वगैरह होता है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग खुद करता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का कोई वो नहीं होता, हाथ नहीं होता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिकल नंबर 324 याद होगा, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 324 में इसका प्रावधान है। और निर्वाचन आयोग जो है एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न जगहों में भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1956 को हुआ था, और 25 जनवरी को आप लोगों को याद होगा कि हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायाधीश HR खन्ना। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट में समर्थन किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो 1/3 न्यायाधीश होगा वो दूसरे राज्य का होगा। ठीक है, कौन थे? HR खन्ना। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था?
तो एकमात्र यहूदी वाइसराय वो लॉर्ड रेडिंग था, जो भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था। कौन? लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, लॉर्ड रेडिंग की अगर हम बात करें तो 1921 से लेके 1926 तक का इसका कार्यकाल था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन को देखिए तो 11 जनवरी 1859 से लेके 20 मार्च 1925 तक इसका कार्यकाल था, जिसमें 1899 में भारत का वाइसराय नियुक्त हुआ था। कौन? लॉर्ड कर्जन। और 1905 में बंगाल विभाजन की अध्यक्षता किया था, और जिसका पूरा भारत क्या किया था? विरोध किया था 1905 में। ठीक है, अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। एक स्टेट में एक पैराग्राफ है, आपको इसको पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पता करना है कि किसके बारे में है। पहले देखिए, सुनिए इसे ध्यान से। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ठीक है, ये इंडियन सस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में है। तो देखिए, इसमें से दादाभाई नेरोजी फरदौन जी, बीवी वाडिया, ये सभी जो नहीं थे। वीएम मालावारी, इनका पूरा नाम था बेहरामजी मेरवानजी मालवारी। ठीक है, और यह एक पार्सियन कवि थे, लेखक भी थे और साथ में समाज सुधारक भी थे। ठीक है, पार्सियन थे ये। और सेवा सदन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेवा सदन के बारे में। सेवा सदन जो है 1908 में ये जो थे बीएम मालावारी, दयाराम गिदुमल ने स्थापित किया था सेवा सदन को। इसमें क्या हुआ था कि महिलाओं को घर तथा नर्स की ट्रेनिंग देने के विचार को लेकर ये जो है रामाबाई के पास गए थे और रामाबाई से मार्गदर्शन लिए थे, और ऐसे करते करते धीरे धीरे इसने सेवा सदन को अस्तित्व में लाया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सेवा सदन भी पूछा जाएगा तो इसमें इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू की? तो मार्च 2021 में बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू करने वाले सैयद शहनवाज हुसैन थे, क्योंकि ये जो थे बिहार के उद्योग मंत्री थे उस समय, जब इनका मतलब 2021 के समय में। लेकिन अगस्त की अगर बात करें, अगस्त 2022 की बात करें, तो अभी हमारे उद्योग मंत्री जो हैं वर्तमान में वो कौन है? तो वर्तमान में हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं वो हैं समीर कुमार महासेठ। ठीक है, अगस्त 2022 में ये बने हैं। और अगर हम बात करें बिहार में लोकसभा सीट की, तो 40 लोकसभा सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला आता है, और चलिए बिहार में एक और चीज़ याद रखिए कि बिहार विधानसभा के जो महासचिव बने हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो अवध बिहारी चौधरी बने हैं बिहार विधानसभा के महासचिव। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धान हरित बाल, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धान में हरित बाल रोग नहीं होता है, बल्कि ब्लास्ट रोग होता है, खेरा होता है, मिथिया होता है, कठुआ हो, झोंका रोग, ये सभी धान का होता है। बाजरा का अर्गिट सही है, मटर का बुकनी पाउडर मिल्ड्य सही है, चना का उखटा सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गुरूम हिसानी जो है ये मयूरभंज जिला में, जो उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला, उसी का एक जगह है गुरूम हिसानी, जो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, तलचर ये भी आपका उड़ीसा राज्य का एक अनुकूल जिला है, अनुगुल जिला, उसी में ये तलचर है। और ये तलचर जो है आपका वो जाना जाता है किसके लिए? तलचर जो है वो सीसा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सीसा के लिए। ठीक है, जादूगोरा की बात करें तो जादूगोरा जो है ये झारखंड में है, और जादूगोरा, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट सॉरी, देखिए गुरु हिसानी आपका लौह अयस्क के लिए हो गया। तलचर की अगर हम बात करें तो तलचर आपका हो जाएगा देखिए गुरूम हिसानी जो है वो लौह अयस्क के लिए है। अगर हम तलचर की बात करें तो तलचर जो है आपका कोयला के लिए है। जादूगोरा किसके लिए फेमस है? तो जादूगोरा जो है आपका यूरेनियम के लिए है, और जावर सीसा के लिए है। तो जावर कहाँ पे है? जावर आपका राजस्थान में पड़ता है, जादूगोरा झारखंड में पड़ता है।
तलचर उड़ीसा का है, गुरु हिमसानी उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया। तो बिहार के नए मुख्य सचिव पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर सुबहानी। अमीर सुबहानी जो हैं ये बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नामित हुए हैं, और ये इससे पहले त्रिपुरारी शरण जो थे इससे पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संसद का सचिवालय। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो किसके अधीन है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो देखिए भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के अधीन। ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करेंगे। अगला देखते हैं 16 नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात है। 3 आपातकाल कौन कौन सा है। एक तो आपका राष्ट्रपति शासन है, द्वितीय आपात है और राष्ट्रीय आपात है। 3 आपात की घोषणा की गई है। 3 आपात की अगर हम बात करें तो इसे हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से आपातकाल है। राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय आपात का, तो आर्टिकल 352 में है। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है ये आपका 356 में है, और द्वितीय आपात की बात करें तो 360 में है। तो 352, 356 और 360 ये 3 आपातकाल की घोषणा हमारे भारतीय संविधान में है। अगला आता है 17 नंबर, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, जिसको हम लोग CVC बोलते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। तो इसका जो इसके केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की जो स्थापना हुई थी वो संथानम समिति की अनुशंसा पर, किसकी, संथानम समिति की अनुशंसा पर फरवरी 1964 में हुआ था इसका स्थापना। और 2003 में CVC अधिनियम में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष थे इसके श्री के संथानम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो कहा था वो माउंटबेटन ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो भारत का अंतिम वायसराय हुआ था और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर हम इटली की बात करें ना, तो इटली जो था ये ब्रिटिश राजनीतिक था, लेबर पार्टी के नेता थे और यूनाइटेड किंगडम के ये प्रधानमंत्री थे। कौन, इटली। ठीक है, अगला प्रश्न है नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट जो लिखा है वो लिखा गया है आपका रहमत अली के द्वारा। 28 जनवरी 1933 को इसको जो है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसका मतलब होता है अब या कभी नहीं। अगला है प्रश्न 20 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो देखिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो हुआ था ये। ठीक है, प्रथम कब हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज के बीच 1767 से 1769 में। सेकेंड आपका 1780 से 1784, 1780 से 1784 में हुआ था मराठा और निजाम के साथ। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका जो हुआ था 1790 में थर्ड हुआ था। 1790 में आपका थर्ड हुआ था, जो टीपू सुल्तान ने जनरल मिंडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया था। जनरल मिंडोज के नेतृत्व में क्या किया था, ब्रिटिश सेना को हराया था टीपू सुल्तान ने। उसके बाद लास्ट एक और आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1798 से 99 तक चला था। ठीक है, 1798 से 99 तक चला था, और ये जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ हुआ था, जिसमें अंतिम ये जो था इसका अंतिम लड़ाई था। और अंग्रेजों ने क्या किया था कि मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया था और टीपू सुल्तान इसमें मारा गया था। और उसके मरने के बाद अंग्रेजों ने अड्यार वंश का जो एक बालक था जिसका नाम था कृष्ण राय को वहाँ पे मैसूर पे
बैठाया था, ठीक है, शासक के रूप में वहाँ पर उसको बैठाया था। और उसके साथ साथ कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम इस सब को अपने राज्य में मिला लिया था अंग्रेज। और मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज के वेलेज अली को मार्गिस की उपाधि दी गई थी, मार्विस की उपाधि को दिया था, ठीक है, जब यह मैसूर को जीत लिया था उसके बाद। तो फोर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में इसने मैसूर को जीता था। 21 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला अधिकथन देखिए, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कूट तो आपका दोनों करेक्ट है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए देखिए, ए आर होना चाहिए, ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत आपका किस में अवस्थित है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, प्रकाश मंडल में या समताप मंडल में? तो ओजोन परत जो अवस्थित है वो समताप मंडल में है। कहाँ पे है? समताप मंडल में। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो देखिए, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन जो है ना वो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, दूसरा है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन, चौथा राष्ट्रपति की योग्यता, पांचवा राष्ट्रपति की पद का शर्त, छठा राष्ट्रपति का कार्यकाल, सातवां है राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा और आठवां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो आपका सही नहीं है, एक तो चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है। चौथा, पांचवा, छठा ये तीनों आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। तो 73वां संविधान संशोधन सबसे पहले जानिए कि ये है क्या। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये, इसमें क्या हुआ था कि 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें पंचायत के लिए 20 विषय को तैयार किया, 20 सूची मतलब इसमें 20 विषय को इस सूची में रखा गया था, 20 विषय को इस सूची में रखा गया था 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और 24 मई 1993 को इसे लागू किया गया था मध्य प्रदेश में, सबसे पहले मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो देखिए, आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा भी है, तकनीकी शिक्षा भी है, लेकिन महिला और बाल विकास विभाग ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? तो 1857 की क्रांति ये जो है स्टार्ट हुआ था आपका 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। उसके बाद ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध में फैल गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा सिपाही अगर कहीं से थे सर्वाधिक संख्या में तो वो अवध से थे। कहाँ से? अवध से। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें ना, तो कानपुर से जो नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का वो नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। उसके बाद बरेली से, उसके बाद हम अगर अवध की बात करें तो अवध से थी बेगम हजरत महल। अवध से कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए फिर बरेली से थे। बरेली से कौन थे? तो बरेली से आपके हो जाएंगे खान बहादुर खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जनरल वक्त खां, ये सभी आपके दिल्ली से थे, ठीक है। और बिहार से कौन थे? तो बिहार से एक व्यक्ति थे जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के लास्ट में हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था।
तो पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशी शासक थे उनका मूल स्थान बताया गया है कि प्रतिष्ठानपुर था। कहाँ था? प्रतिष्ठानपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के युग में? तो वो कनिष्क के युग में हुआ था, कनिष्क के युग में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? 9वीं लोकसभा, देखिए अभी तक आठ बार जो है वो लोकसभा को भंग किया जा चुका है, जिसमें 1977 पहला था 1970, उसके बाद 1977, 1979, 1984, 1989, 1991, 1999 और 1976 में जो है वो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो टोटल मिला के आपका 8 बार हुआ था। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया कि 9वीं लोकसभा जो भंग हुआ था वो 6 मार्च 1991 को श्री चंद्रशेखर जो थे उन्होंने क्या किया था, मतलब त्यागपत्र इस्तीफा दिया था और लोकसभा भंग हो गया था। तो 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्लोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता होता है ना वो जनहित याचिका से संबंधित है। किससे? जनहित याचिका से, जनहित याचिका से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो लखनऊ पीठ है, इसका न्यायपीठ है, के समक्ष है क्या प्रकार? तो वो रीट पिटीशन है, टाइटल सूट है या क्लेम फॉर, ये क्या है? क्षतिपूर्ति का दावा, न्यायिक पुनरीक्षण याचिका यानी कि जुडिकल रिव्यू पिटीशन क्या है? तो बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का जो विवाद है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है वह एक प्रकार का स्वताधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। क्या है? टाइटल सूट यानी कि स्वताधिकार मुकदमा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये समय डिस्कशन देने का कोई ज़रूरी नहीं है, संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भागवत गीता जो है हमारा उसमें मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में उसे लिखा गया। किस में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्र अभियान भेजा था? तो किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो वो था आपका नरसिंहवर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नरसिंहवर्मन प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंहवर्मन प्रथम जो था वो उन्होंने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान को भेजा था। 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो शासक ने यूज किया था वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। और फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1351 से लेके 1388 तक था। अच्छा, कल आप लोग ने किन्हीं लोगों ने कमेंट किया था कि बलबन का कार्यकाल कब था? तो ये 1266 से 1286 तक। क्या मैं कुछ गलत बताई थी क्या? ये तो करेक्ट दिया हुआ है, 1266 से 86 था, यही इसका कार्यकाल था बलबन का। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक वो दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राजस्व करवाया था अपना। ठीक है, और पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था यही फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर भी लगाया था जिसे हक ए सर्व कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर एक कर लगाया था जिसे हक ए सर्व कहा जाता था। साथ में जौनपुर नगर का स्थापना जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने करवाया था। साथ ही उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद और हिसार फिरोजा जैसे नगरों का भी निर्माण करवाया था। और मैं इसे एक लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें से किसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करवाया था। और सारा नाम आपसे आपस में जो है एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, तो याद रखिएगा। एक तो था फिरोजपुर, फिरोजाबाद, उसके बाद था हिसार फिरोजा और हिसार फिरोजा। ये सभी नगरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी, रोजगार ब्यूरो का स्थापना किया था।
दासों के लिए अलग अलग विभाग दीवान ए बंदगान का भी स्थापना करवाया था। चिकित्सा के लिए दार उल सफ़ा विभाग का स्थापना करवाया था। गरीबों में खैरात बांटने के लिए दीवान ए खैरात विभाग का स्थापना करवाया था। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसने फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वही अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना था। जौना खां जो था वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना था और इसका कार्यकाल 1325 से लेके 1351 तक था, 51 तक, ठीक है। उसके बाद 1351 से 88 तक तो फिरोज शाह तुगलक का हो गया। फिर 1325 से 1327 के बीच उसके द्वाब में कर वृद्धि की योजना असफल हो गई थी और उसने कृषि विभाग यानी कि दीवान ए कोही का स्थापना किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, दीवान ए कोही। और अमीर ए कोही भी था जिसका निर्माण उसने करवाया था किसान की सहायता के लिए, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था जो होली में भाग लिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में सन्निहित है कौन सा राज्य? ये आपसे राज्य पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हरित खेती में सन्निहित है तमिलनाडु। 37 नंबर प्रश्न है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाय है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो ये जगह आपका 75 डिग्री पूरब होगा, ठीक है, 75 डिग्री पूरब। अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। जब समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो उसकी लवणता और गहराई क्या होगा? दोनों बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो जब भारतीय संसद में दोनों सदन का बैठक होता है तो वो विधायक आपका साधारण विधायक होता है। कौन विधायक होता है? साधारण विधायक होता है जिसमें संयुक्त बैठक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 39 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं। ये कथन सबसे पहले ही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होते हैं, ठीक है, वो राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद आता है आपका कि वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा जाएगा सही नहीं है, तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कामराज योजना का उद्देश्य था। कामराज योजना यह एक योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य था तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, सहकारी कृषि का संवर्धन और समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना। तो इस सभी में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जीवंत बनाना कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए 42 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्थान दिया हुआ है और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया हुआ है, इसे मैच करना है। तो चलिए इसे मैच करते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, संभलपुर की अगर हम बात करें, संभलपुर जो है ये 1849 में अंग्रेज द्वारा विलय हुआ था, 1849 में। सतारा 1848 में, अवध 1856 में और झांसी 1854 में। तो आपका हो जाएगा 2-1, देखते हैं 2-1-4-3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो संभलपुर 1849 में, सतारा 1848 में, अवध 1856 में और झांसी 1854 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक है कि अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने किसके लिए ई शांटा का उद्घाटन किया है? तो ई शांटा का जो उद्घाटन किया है वो मत्स्य पालन के लिए जो हमारे उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये करंट अफेयर से प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम के द्वारा 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में। अगला प्रश्न है 45 नंबर, ग्रेनेडा अवस्थित है। तो ग्रेनेडा जो है ये आपका कैरेबियन सागर में है। ग्रेनेडा अवस्थित कहाँ पे है? कैरेबियन सागर में स्थित है। यूपी 308 एक प्रजाति है
तो यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। किसकी प्रजाति है? गेहूं की एक प्रजाति है यूपी 308। अगला प्रश्न आता है 47 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो चलिए इसे मैच। दिया हुआ है कि कोटा चंबल नदी पे है, सही है। भुवनेश्वर रावी नदी पे, ये आपका सही नहीं है, जोड़ा गलत चुनना है, ये जोड़ा आपका गलत है। भुवनेश्वर जो है वो महानदी से दक्षिण पश्चिम में स्थित है और नगर के दक्षिण में दया नदी और पूर्व में कुआखाई नदी बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही नहीं है। जबलपुर नर्मदा है, सूरत ताप्ती है, तो बाकी आपका सभी करेक्ट है। 48 नंबर प्रश्न और की ओर बढ़िए। अगला देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था जहाँ पे नहीं है, मैं सभी के बारे में आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन छांट लीजिए। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहाँ पे नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं। एक तो आपका हो जाएगा जिन राज्यों में देखिए, जिन राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है उसे याद रखिएगा, मेघनाथ का मजा। मेघनाथ का मजा एक ट्रिक है जिसमें मेघ से आप याद रखिएगा मेघालय, बाद में नागालैंड, और जम्मू कश्मीर में पहले था, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ये सभी में आपका क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिन राज्य में एक स्तरीय पंचायती राज है वो है आपका जम्मू के मनी सिंह त्रिपाठी, ये याद रखिएगा ट्रिक, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर, के से केरल हो गया, मनी से मणिपुर हो गया, सिंह से सिक्किम हो गया, त्रिपाठी से ठीक है। तो ये सभी जिन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, सिक्किम, तो ये सभी आपका राज्य याद रखिएगा। उसके बाद विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो विधान परिषद जिस राज्य में है उसमें याद रखिएगा कि यूपी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, ये सभी में क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। तो ये सभी आपका क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आपका सी हो गया, नागालैंड। अगला प्रश्न आता है 49 नंबर, किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के समूह यानी G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन ने किया है इसकी मेजबानी। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी ब्रिटेन ने किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ब्रिटेन में अभी पता है आपको, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और लिज ट्रस जो थी वो 44 दिन के लिए मात्र प्रधानमंत्री बनी थी, सबसे कम कार्यकाल लिज ट्रस का था, ठीक है। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस बनी, उसके बाद कौन बने? ऋषि सुनक। ये भी याद रखिएगा ब्रिटेन के बारे में अगर पढ़े हैं तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 के बाद आपका आता है 49 के बाद आपका आता है 50 नंबर प्रश्न, किसी विधायक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा? तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा, ये आपका सही नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, ये भी सही नहीं है। राज्यपाल ऐसे विधायक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, ये भी सही नहीं है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो ऑप्शन डी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, 50 तो हो गया, सॉरी, आपका यहाँ से अब गणित और विज्ञान स्टार्ट होगा, जिसमें 51 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं जो साइंस का प्रश्न है। जब एक कार की गति को दोगुनी कर दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, जब एक कार है उसकी गति को क्या करते हैं? दोगुना कर देते हैं, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेकिंग कितना होगा? तो उसको ब्रेक लगाने के लिए जो बल होगा वो चौगुना हो जाएगा, ठीक है। जब स्पीड दोगुना होगा तो ब्रेक लगाने के लिए जो बल होगा वो चौगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न है कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? तो बीमा MLT-2 जो है ये बल के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? बल के अनुरूप है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो पदार्थ की जो तरंगे होती है वो डी ब्रॉगली तरंगे होती है। पदार्थ की तरंगे डी ब्रॉगली तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न में देखिए, एक मिनट, 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि
गैस के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले Cp प्लस Cv बराबर Rj, गलत है। तो ऑप्शन जिसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा ना, वो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Cb माइनस Cv बराबर R बटा J। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो Cp क्या हो जाएगा? देखिए Cp जो होगा ना, गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा है, जो स्थिर ताप Cp पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन Cv पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। और स्थिर दबाव पर सप्लाई की गई ऊष्मा दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। एक तो विस्तारण में कार्य करने के लिए और दूसरा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, जबकि स्थिर आयतन पर सप्लाई की जो ऊष्मा का प्रयोग केवल तापमान में वृद्धि के लिए किया जाता है। और इस प्रकार Cp हमेशा क्या होगा? Cv से बड़ा होता है। Cp क्या होगा? Cv से बड़ा होता है। इसीलिए Cp माइनस Cv बराबर R बटा J के रूप में एक दूसरे से संबंधित है ये। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर देखिए, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कपड़े धोने का मशीन कौन सा है? वॉशिंग मशीन होता है। और वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं कि ये मशीन अपकेंद्रित आकार के माध्यम पर आधारित है, जो अक्षर के अभिलंब पर बल का प्रयोग करते हुए वस्तु को एक स्थिर अक्षर के चारों ओर घूर्णन कर रखती है, और वह अवसादन सिद्धांत का प्रयोग करती है, जहां केंद्राभिसारी त्वरण अधिक और कम घनत्व वाले पदार्थ को अलग करता है। इसके अतिरिक्त यह वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल में उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग करती है। तो मशीन का जो स्पिन साइकिल होता है उसमें अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग करके वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़ा धोते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है 56 नंबर, जो मैथ का प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सप्लेनेशन आपको हमारे PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का आंसर भी सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। 59 का भी बी हो जाएगा। और 60 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी बी हो जाएगा। 61 का आपका ए हो जाएगा। 61 का, चलिए ये साइंस का प्रश्न से देख लेते हैं। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी है। तो देखिए किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी भौतिक, देखिए भौतिक विज्ञान में क्या होता है, यानी फिजिक्स में किसी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है उसकी गति के कारण ऊर्जा है, और यह जो होता है 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इसके द्वारा क्या होता है, इसे व्यक्त किया जाता है, जहाँ m जो होता है ना पिंड का द्रव्यमान होता है, v उसका वेग होता है। इसीलिए आप इसमें इसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाती है प्रारंभिक में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाएगा। गामा किरणें की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में सामान्यतः घटते तरंग दैर्घ्य और बढ़ती ऊर्जा और आवृत्ति के क्रम में 7 क्षेत्रों रेडियो तरंग, सूक्ष्मदर्शी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरणें और गामा किरणें विभाजित किया जाता है। और इस प्रकार जो होता है उसमें रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, लेकिन जबकि गामा किरणें की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम होगा रेडियो तरंग का और सबसे ज़्यादा होगा गामा का, ठीक है। अगला प्रश्न है कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान फाइकोलॉजी बोलते हैं इसको। तो कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान जो है यह एक बैक्टीरिया का अध्ययन है। बैक्टीरिया का अध्ययन कहते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं, ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान के अंतर्गत कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। और जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन, वायरस विज्ञान के अंदर विषाणु का अध्ययन, पैरासाइटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा या से सही है? किसके विषय में? ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में। देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो ऑक्सीकरण त्यागेगा और अपचयन क्या करेगा? उसे ले लेगा, ठीक है।
तो इस प्रश्न का आंसर आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन होना चाहिए। यहाँ पे तो सारे स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑक्सीकरण, इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो 1 और 3 ही सही होगा। 3 क्या है, 3 को भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। 3 में दिया है कि ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है और अपकरण या अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अपकारक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन जो है वो A करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है। 65 नंबर प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में किसका मिश्रण होगा। एक्वारेजिया का आयतन 1/3 के अनुपात में जो होगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें HCl 3 भाग और HNO3 का भाग होता है। ठीक है, और एक्वारेजिया शक्तिशाली अम्ल है। लैटिन में इसे नाम का अर्थ होता है रायर वाटर। और एक्वारेजिया सिल्वर या सोना को पृथक करने में प्रयुक्त किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को वाइल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा C। 67 नंबर प्रश्न भी मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपका D हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपका 68 नंबर प्रश्न का आंसर C हो जाएगा। 69 का B हो जाएगा। 69 का B यहाँ होगा, सॉरी B। और 70 नंबर प्रश्न का A हो जाएगा। ठीक है, 71 C हो जाएगा। सॉरी, 71 साइंस का प्रश्न है, मैं इसे देख लेती हूँ। ठीक है, किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। तो किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और उत्प्रेरक का खोज वर्जेलियस ने किया था। किसका, उत्प्रेरक का खोज किसने किया था, वर्जेलियस ने किया था। उत्प्रेरक का खोज वर्जेलियस ने किया था। अब आते हैं 72 नंबर, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो हमारे आवर्त सारणी में जो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस है, जबकि हल्का तत्व अधातु में अगर पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और जबकि हल्की धातु पूछे तो वो लिथियम होगा। ठीक है, और आवर्त सारणी का जो समूह A होता है यानी ग्रुप A जो होता है वो सामूहिक रूप से क्षारीय धातु कहलाती है, और समूह 2 जो होता है वो सामूहिक रूप से क्षारीय धातु कहलाते हैं। D ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है। D ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण। और S और P ब्लॉक के तत्व सामूहिक रूप से निरूपक तत्व कहलाते हैं, निरूपक। 73 नंबर प्रश्न देखिए, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। तो D2O होता है भारी जल का रासायनिक फार्मूला। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। क्या है, एक प्रकार का मंदक है, और इसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। भारी जल ऑक्सीजन में भी घटित होकर ड्यूटेरियम को बना होता है। और भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन जो है 11.11% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 74 नंबर, किसी मिश्र धातु में एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो किसी मिश्र धातु में अगर एक धातु मरकरी है तो वो धातु जो है वो क्या कहलाएगी, तो अमलगम कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपका B करेक्ट हो जाएगा। और पित्तल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पित्तल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बन तत्व जो है वो सभी कार्बनिक यौगिक में आपको मिल जाएगा।
अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ना, तो ऑक्सीजन का खोज जो है वो सीले ने किया था। सीले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। और ऑक्सीजन का नामकरण एबल लेबाइजर ने किया था, एबल लेबाइजर ने। नाइट्रोजन का खोज किया था रदरफोर्ड ने। और नाइट्रोजन हमारे आवर्त सारणी का जो वर्ग 15 में, और वर्ग 15 का जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। और कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कल भी हम आप लोगों को बताए थे। अगला प्रश्न आता है आपका 76 नंबर। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 156। क्या हो जाएगा? 156 इसका 76 का आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 79 का भी डी हो जाएगा। 80 का डी हो जाएगा। 81 कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रॉप्स है। क्या है? एलोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए एलोट्रॉप्स है। अगर हम आइसोबार की बात करें, आइसोबार्स की बात करें, आइसोसोबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आइसोबार्स होना चाहिए, आइसोबार्स। आइसोबार जो होता है जिसको हम समभारिक बोलते हैं, उसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। और हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके सभी समस्थानिक अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग प्रुकेंजे ने पहली बार किया था। किसने? प्रुकेंजे ने किया था। और कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। वही कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का खोज वॉल्टेयर्स ने किया था। 83 में देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो सैनिकों से की जाती है श्वेत रुधिर कोशिका, WBC का खोज सैनिकों से इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे शरीर में WBC नहीं होगा तो हमारे शरीर में बीमारी से फिर कौन लड़ेगा? ठीक है, बीमारी से ये लड़ता है और बीमारी होने से हमें WBC ही बचाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है सैनिकों कहा जाता है। और लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनके तने सिदृष्ट एवं गहरे भूरे होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झाड़ी। वृक्ष के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सिदृष्ट एवं गहरे भूरे होते हैं, वो है आपका कौन सा? झाड़ी। झाड़ी के पौधे में शाखाएं कठोर तने के आधार के समीप से निकलती है। और गेहूं जो होता है वो शाकीय पौधे का उदाहरण है। गेहूं शाकीय पौधे का उदाहरण है। जैस्मीन, गुलाब, ये सर्व का उदाहरण है, सर्व का। आरोह पादप अपने आधार पर लिपटकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में होता है। हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो इसमें पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन होता है। जनन शरीर का 2 या अधिक भागों में टूटना तथा प्रत्येक खंड से नए जीव का जनन विखंडन में होता है, जबकि स्पॉन्ज व इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हम देखते हैं 86 नंबर। ये आपका मैथ्स का प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। 89 का क्या हो जाएगा? बी। 90 नंबर का सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 91 में कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनान दांत होते हैं? तो एक वयस्क मानव के पास 4 कैनान तीत होता है। कितना? 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मस्तिष्क में हड्डियां 8 होती है। मस्तिष्क की हड्डियां जो होती है वो 8 होती है। नाक में 2 हड्डी होती है। ठीक है, और कान में 6 हड्डी होती है और गर्दन में 7 होता है। ठीक है, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र जो है वो हृदय चक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चेचक वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होता है, चेचक जो है।
और सीसी मक्खी के काटने से निंद्रा रोग होता है, सीसी मच्छी। बल्लू मक्खी के काटने से कालाजर रोग होता है, कालाजर। और हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है, हैजा जो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग सभी पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है, सभी प्रकार की, चाहे वो बलात्कारी हो, माता पिता हो, चोर हो, किसी तरह की अगर पहचान करना है तो डीएनए टेस्ट करके पता किया जा सकता है। डीएनए एक फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट है जो सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी ने बताया था। और प्लाज्मिड्स का खोज किसने किया था दोस्तों? तो विलियम हिंज ने किया था, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। डैश के लिए, किसके लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से ये प्रश्न था आपका 96 नंबर, 96 मैथ्स का प्रश्न है। इसका आंसर हम बता देते हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 97 का डी हो जाएगा, 98 का हो जाएगा आपका सी, 98 का सी हो जाएगा, और 99 का अलग बता दो, सी होगा इसका भी, ठीक है, दोनों का सी ही होगा आंसर। और 99 तो हो गया आपका। 100 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, इसका भी आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग जो मैथ का प्रश्न था वो समाप्त हो जाता है। अब आता है आपका रीजनिंग का प्रश्न, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट हम बताते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पंचांग तिथि सूची किससे संबंधित है? देखिए, जिस प्रकार हम पंचांग को क्या करते हैं, तिथि देखने के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार विषय वस्तु को पृष्ठ पर देखते हैं। तो ऑप्शन इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, विषय वस्तु सूची से संबंधित है। 102 का आंसर ए हो जाएगा, 103 का भी ए हो जाएगा, 104 का देखिए, 104 का ए हो जाएगा, 105 का सी हो जाएगा, 106 का ए हो जाएगा, और 107 का आपका हो जाएगा ए। चलिए इधर है आंसर इसका, 107 का इधर हो जाएगा ए। 108 का आपका बी हो जाएगा, 109 का क्या हो जाएगा डी, 110 का सी हो जाएगा, 111 का सी, और 112 का भी सी हो जाएगा, 113 का डी हो जाएगा, 114 का आपका हो जाएगा सी, 115 का ए हो जाएगा, और 116 का होगा बी, 116 का आपका बी हो जाएगा इधर। 117 नंबर सी हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न का आंसर, ये स्टेटमेंट वाली प्रश्न है, छोटा करेंगे तभी आप लोग इसे आंसर कर पाइएगा, ए हो जाएगा। 119 का बी हो जाएगा, 120 का आपका बी हो जाएगा, 121 का सी हो जाएगा, 122 का आपका ए हो जाएगा, 123 का भी ए हो जाएगा, ए। 24 का आपका ए हो जाएगा, इधर है आंसर इसका, देख लीजिए ए हो जाएगा। और 125 में आपको ये पढ़ के बनाना पड़ेगा, 125 का, इसका आंसर देख लीजिए 125 का क्या हो जाएगा, तो 125 का डी हो जाएगा, ठीक है। 126 का भी बी हो जाएगा, भाभी। 127 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। 128 का आपका ए हो जाएगा, 129 का डी हो जाएगा, और 130 का क्या हो जाएगा बी, 131 का बी हो जाएगा, 132 का बी, 133 का भी बी होगा, 134 का भी आपका बी हो जाएगा, 135 का आपका डी हो जाएगा, 136 का बी होगा,
137 का डी है, 138 का डी, 139 का बी, 140 का आपका सी हो जाएगा, 140 का सी हो जाएगा, ठीक है। और 141 का बी हो जाएगा, 142 नंबर का डी हो जाएगा, 143 का ए हो जाएगा, 143 का देख लीजिए ए, और 144 इधर है, ए हो जाएगा। 145 नंबर भी स्टेटमेंट वाली प्रश्न है, इसका भी ए हो जाएगा। 146 का बी होगा। 147 प्रश्न ये देख रहे हैं आप लोग सामने, और इसका आंसर सी हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का भी आंसर सी हो जाएगा, 148 का सी। और 149 और 50 ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो ये दोनों प्रश्न आपका सॉल्व होगा, और दोनों का इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा। तो ये आपका 150 प्रश्न का सीरीज था जो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।